नमस्कार। विद्या लीड एकेडमी प्रस्तुत करता है प्रयागराज से आदित्य पांड्या। उनकी यात्रा है सामाजिक कार्य से नॉलेज लीडर बनने तक। नाडा इंडिया से विद्या लीड एकेडमी कौन तक। सी आदित्य का वैल्यूज संदेश सीधा जिसको है। हम उंगली से इनकलकेट कर दाहिनी ओर सकते हैं। इशारा, ज्ञान को जैसे केवल नाडा ने इकट्ठा मत जो कीजिए, 3 उसे प्रमुख समझिए और कर्म में एसडीजीज पे बदलिए। कार्य किया है। आइए गुड सुनते हेल्थ हैं एंड उनकी वेलबींग प्रेरक जो कहानी। एसडीजी नंबर 3 है। क्लाइमेट 13वें नंबर पे। और चौथे नंबर पे जो क्वालिटी एजुकेशन है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आना चाहता हूँ अपनी जर्नी के बारे में, जो जिसकी वजह से मेरे को ये मौका दिया गया है कि मैं इस चीज़ पे बात कर सकूँ। नाडा और मेरा रिश्ता पिछले 5 सालों का है, जिसमें नाडा ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे लर्निंग सबसे ज़्यादा हुई है वो सुनील सर द्वारा। सुनील सर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। सबसे पहली और प्राइम चीज़ जो मैंने सीखी है और जो अभी तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वो है ओनरशिप ऑफ नॉलेज के बारे में। नॉलेज सिर्फ वो नहीं जो हमने जान लिया, जो हमने पढ़ लिया। नॉलेज वो जिसको हम अपने एक्शन में लेके आए, क्योंकि एक्शन ही वो चीज़ है जो दरवाज़ा खोल सकती है। एक बैठे हुए रूम में हम सोचे कि हम बाहर किचन में जाके पानी पी लें, तो वो नहीं पी सकते जब तक हम वो दरवाज़ा ना खोलें, थोड़ा सा हिले डुले। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस कार्य में भी आती हैं जो मैंने किया है आगे, जो अपनी शिक्षा का प्रयोग करके जो लीगल नॉलेज और जो सोशल वर्क नॉलेज मैंने गेन की है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से जो मैंने गेन किया है, उसको प्रैक्टिकली यूज़ मैंने कैसे किया। तो सर से जो बात है कि अंडरस्टैंडिंग डीपली, हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ गए हैं। अब क्या, अगले वाले स्टेप में हम बहुत लैग कर जाते हैं कि कैसे एक्ट करें। तो जब मैं लॉ स्कूल में था तो मुझे कानून पढ़ाया जा रहा था। उससे पहले 3 साल जब मैं नाडा के साथ था, तो मुझे उन्होंने बताया था कि कानून कार्य कैसे कर रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी क्या है। हमने फील्ड वर्क में बहुत सारी चीज़ें देखी, जो एक बहुत अच्छा सुंदर सा चित्र जो कानून एक पेपर में बनाया जाता है, वो प्रैक्टिकल रियलिटी में नहीं बन पाता है। जो प्लान हम पास करते हैं एक सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए, वो प्लान ऐसा होता है कि बारिश आने के बाद पूरा ही बाढ़ बाढ़ पानी पानी हो जाता है, जैसा कि दिल्ली और हम अपने आसपास के इलाकों में देख पा रहे हैं। तो उस चीज़ को एक्शन में लाने के लिए एक चीज़ जिसने मेरे को बहुत बड़ी मदद की, जो बहुत मददगार है और शायद आप लोग के लिए भी मददगार हो, वो ये जर्नी है मेरी। शायद आप इनसे इससे मोटिवेट हो सकते हैं कि सोशल वर्क से लॉ में स्विच करना, एक पूरा करियर डायमेंशन को चेंज करना, फिर इस चीज़ को आगे लेके परस्यू करना। जो टोबैको की बात जो हिरल ने की, जो ई सिगरेट की बात जो हमारे छोटे भाइयों ने जो कार्य किया है उसके लेकर के, वो कार्य है कि वो कहीं ना कहीं जब हम एक बड़े कैनवास में देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी पृथ्वी से, अपने नेचर से, अपने पर्यावरण से वो प्रेम करते हैं। सिर्फ एक अपनी अपनी डेवलपमेंट या अपने लिए नहीं सोच रहे हैं कि इस समाज में जब मैं बड़ा हूँगा, जब मेरे प्रियजन को सांस लेने में दिक्कत होगी, एक स्वच्छ भोजन नहीं मिलेगा, सब मिलावटी हर चीज़ें हर जगह पे होंगी, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। लेकिन जब हम इन चीज़ों की जननी देखते हैं, जननी क्या है, मतलब कहाँ से सोर्स है, रूट क्या है उसका, तो हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे विचारों का खेल है। जैसे कि जो बात करते हैं एसडीजीज की, इतनी बड़ी बड़ी 17 बड़ी बड़ी एरिया दे दिए हैं यूएन ने, नो पॉवर्टी, हेल्थ, गुड क्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, फला फला बहुत सारी तरीके। लेकिन वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे क्वालिटी एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन में सबसे प्रमुख चीज़ जो चैलेंज है हमारे पास वो है रट्टा मार। हम रटते हैं। जो मैंने पाया जब मैं पढ़ता था और जब मैं अपने छोटे भाई बहनों को देखता हूँ, तो वो भी उस चीज़ को रट रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। वो क्यूरियोसिटी कहाँ गई, वो एथिक्स कहाँ गया, वो ईक्यू कहाँ गया कि हम सामने वाले को इमोशनली नहीं समझ सकते। हाल ही में मैंने एक पिक्चर देखी सितारे जमीन पर, शायद आप लोग ने भी देखी होगी, आमिर खान की है। उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बताया कि जब हम एक दिव्यांग जन के साथ रहते हैं, तो वो हमें इमोशनली समझ रहे हैं। क्या हम इमोशनली अवेलेबल हैं, जैसे हिरल ने बताया कि उनके साथ ही उनको कभी भी बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं। जो बच्चा अपने अध्यापक से नहीं बात कर सकता है, वो एक मेंटोर से बात कर सकता है, जो नाडा इंडिया द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो वो चीज़ें क्या हैं, वो
इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होगा, वो क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप होगी, जो हमारा संविधान भी कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, वो कैसे डेवलप होगा। रूट लर्निंग, लैक ऑफ वैल्यूज, ये सारी चीज़ें तो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं। सो सोशल वर्क ने मेरे को सिखाया कि ओनरशिप ऑफ नॉलेज क्या है। बट ओनरशिप ऑफ नॉलेज, जो हम कोई भी नॉलेज गेन करें, उसको समझें, उसको रिफ्लेक्ट किया और फिर उसको एक्शन में लेके आए। अब चीज़ थी कि लॉ पढ़ने के टाइम तो मेरे पास तो बतेरों सब्जेक्ट्स थे, 40 पेपर देने थे, अलग अलग लॉज के बारे में जानना था। और प्लस मैंने नाडा से ये भी सीखा था कि भाई सबसे बड़ी समस्या जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की है जो आ रही है, और सबसे बड़ा एक छोटा सा उदाहरण जो टोबैको पे लेके चल रहा है, एक छोटा सा रूट पॉइंट है, लेकिन ऊपर जब देखते हैं तो एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। हर जगह उसकी डालियां हैं, आईटीसी को देखेंगे, अलग अलग विंग उसके शुरू हो जाते हैं। उसको कैसे डील किया जाए, और उसको काटने के लिए जो ये खरपतवार उगी हुई है, जो सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल जो था मेरे मन में था। जब मैंने लॉ में आरटीआई का पेपर दिया, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब आरटीआई पढ़ तो लिया, पहले का मैंने टोबैको के बारे में जाना हुआ है, तो अब इसको देखते हैं कि ये आरटीआई कानून सही में काम करता है कि नहीं। क्योंकि इससे पहले जो कानून बने थे वो सिर्फ मुझे कागज में ही दिखे, रियल लाइफ में मुझे वो सड़कें साफ नहीं दिखी, ना ही मेरे छोटे भाई बहनों के स्कूल के पास जो तंबाकू की दुकानें हैं वो भी बंद नहीं। तो मैंने बस खुशी खुशी में आरटीआई लगाई और वेट किया, लेकिन वो वेट करना आसान नहीं। हिरल ने भी उस चीज़ के बारे में बताया कि जो स्पेस में हम बैठ करके जो सोचते हैं, वो अनगिनत हतेरों थॉट्स जो हमारे माइंड में आते हैं कि कल क्या होगा, कल किसने देखा है, कुछ हम करेंगे नहीं तो कल क्या होगा वो कल पर ही निर्भर है, लेकिन जब हम कुछ करेंगे तो वो हमारे पे ऊपर है। एक जो सबसे बड़ी चीज़ आई ना, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी आपने देखा होगा कि हर्टफुलनेस से मैं जुड़ा, मेडिटेशन के बारे में सीखा कि ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, कैसे वो जो क्वालिटी एजुकेशन है जिसमें जो लैक कर रहा था, जो चैलेंज है हमारा रूट लर्निंग का, वो क्यूरियोसिटी में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। जो गुड हेल्थ वेलबींग की बात करते हैं, जो SDG 3 की बात करते हैं, स्ट्रेस लाइफ स्टाइल डिजीज की बात करते हैं, तो कैसे हम अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को बढ़ाएंगे, जो होलिस्टिक वेलनेस की बात करेगा, जो मेंटल क्लैरिटी हमें देगा। तो कहीं ना कहीं इस मेडिटेशन से मुझे एक क्लैरिटी मिली, इनर क्लैरिटी थी, और पेशेंस मिला कि आरटीआई जो कानून कहता है कि 30 दिन में कोई भी सरकारी जो डिपार्टमेंट है उसे जवाब देना है, लेकिन 30 दिन कब 16 महीने कब 2 साल हो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। जब आप किसी भी कार्य में थोड़ा सा भी आप समय देते हैं तो आप चाहते हैं कि आरओआई उसका अच्छा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा हो। लेकिन यहाँ पे तो सरकार जो कानून बना रही है, वो जो पालन करने वाला है वो तो कुछ और ही अलग ही दुनिया में। तो क्लैरिटी मेरे को इस चीज़ से मिली। और फिर एसडीजीज पे सबसे प्रमुख चीज़ जो आई, जो मैंने पहले भी डिस्कस की थी आपसे, जो 17 एसडीजीज है वो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वो हमारे थॉट पे। जो हमारा थॉट पॉल्यूशन है, वो 17 की 17 एसडीजीज को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, वही रूट कॉज है कहीं। आप उसको बिल्कुल आराम से सोचिए कि क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट में जो अफेक्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं डिनायल है, कहीं ना कहीं ना ही एम्पैथी है ना ही सिंपैथी है। और जब हम उस माइंड को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को अकाउंटेबल फील करेंगे, कहीं ना कहीं हम अविक्तन फील करेंगे कि यदि मैंने आज एक पेड़ काटा या आज एक सिगरेट को जलाया या उसके बर्ड को ऐसे ही कहीं भी ज़मीन पे फेंक दिया, तो कहीं न कहीं कैसे अफ़ेक्ट करेगा हमें। तो ये चीज़ें जो तस्वीर में दिखे हैं, जो व्यक्ति हैं, वो कमलेश जी पटेल हैं, वो पद्म भूषण हैं और एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, जिनसे मेरे को सीखने को मिला कि थॉट पॉल्यूशन जो है, उसको हम उससे कैसे बच सकते हैं। कहीं न कहीं जो ये स्ट्रेस है, जो कल की चिंता है, जो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, जो हमने पहले किया है पास्ट के बारे में सोच-सोच करके, तो उस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये मेरे को क्लैरिटी मिला कि जो मैंने किया, आरटीआई लगाया,
फिर मैं उस पे ख़याली पुलाव बनाने लगा कि ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होंगी। लेकिन सामने डिपार्टमेंट ने तो भाई 1 साल 2 साल इतने दिन लगा दिए जवाब देते-देते। और यही चीज़ मेरे को अन्ना हज़ारे जी ने भी बताई थी। जब मैं उनसे मिलने का मौका मिला था, नाडा ने मुझे एक चांस दिया था कि मैं उनसे मिल सकूँ। तो उन्होंने भी यही बताया था कि बेटा एक्शन आर मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ड्स। करोगे तभी दिखेगा, बोल करके तो भाई आज बोलूंगा मैं कल चला जाऊंगा। और जो मैंने कार्य किया है इसीलिए नाडा ने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया है। तो इन लोग की लर्निंग तो सब एक यही कह रही है ना कि एक्शन करो तो ही मिलेगा काम, एक्शन करो तभी मिलेगा रिजल्ट। तो एक्शन में जो मैंने आरटीआई जितनी भी लगाई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो, चाहे पंचायती राज डिपार्टमेंट हो, सबका एक प्रमुख सवाल कि टोबैको का जो लॉ है वो पालन आपके विभाग में कैसे हो रहा है। पालन के सेंस में कि कितनी कंप्लेन आई, कितने फाइन कलेक्ट किए गए, कौन कंसर्न अथॉरिटी है जहाँ पे हम शिकायत कर सकते हैं, ये कौन बताएगा। आज की डेट में भी वो बताने लायक नहीं है और वो नहीं बता रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड ही उनके पास नहीं है। सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी यही कहा कि आरटीआई कानून यही कहता है कि अगर विभाग के पास वो सूचना है तो वो सूचना देगा, और अगर सूचना नहीं है तो वो नहीं देगा। मैं कहता हूँ कि अगर सूचना नहीं है, इसका क्या मतलब? इसका तो यही साफ साफ मतलब है कि वो कानून का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, वो लॉ प्रॉपरली इम्पोज नहीं हुआ है। तो मैंने यही सीखा, जो आरटीआई है वो गैप्स को हमें बता रही है कि इन्फोर्स हुआ है कि आप स्कूल जाते हो क्या, स्कूल के 100 मीटर के रेडियस में आपको सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल ये चीज़ें मिल रही हैं? स्कूल के अंदर यदि बच्चा बुली हो रहा है तो हम क्या सिखा रहे हैं? टीचर्स ऐसे फ्रेंडली क्यों नहीं हो पा रहे हैं कि बच्चा खुल के उन्हें बता सके, या पेरेंट्स इतने खुल क्यों नहीं पा रहे हैं कि बच्चा दिल खोल के उनके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके? क्या कोई रिकॉर्ड का मतलब तो साफ साफ यही होता है ना कि कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। यदि कोई रिकॉर्ड हो, एक्शन लिया गया होता तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो होता ही। और जो पेपर पे लॉ है और प्रैक्टिकल लॉ जो है, प्रैक्टिस में जो लॉ होता है, उसमें इतना डिफरेंस क्यों? तो फिर हम वैसा लॉ ही क्यों बना रहे हैं जो पेपर में एक यूटोपियन लॉ है और रियल लाइफ में कुछ पता नहीं क्या ही सिस्टम है। जो मेजर लर्निंग मेरे को पता चली इसमें, क्योंकि मैं लीगल फील्ड से ही हूँ और स्टार्टिंग डेज ही था मेरा ये, तो मुझे एक सिस्टम के बारे में पता चला कि सिस्टम का फ्लो कैसे है। और वही पहली चीज़ मेरे को पता चली जो मुझे सुनील सर ने सिखाई थी, नाडा इंडिया ने सिखाया था, कि ओनरशिप ऑफ नॉलेज। मुझे पता था कानून क्या कह रहा है, लेकिन जब मैंने उसको प्रैक्टिकली करके देखा तो उसका रूप अलग था। और मुझे एडवोकेसी के बारे में पता चला कि एडवोकेसी कैसे कर सकते हैं एक आरटीआई एक बहुत ही छोटे से कानून को लेकर के, कि हमें पता चले। अब कॉल टू एक्शन क्या है मेरी तरफ से, जो मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे छोटे भाई बहन, सारे लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंक्लूड करें इसमें। जो हमारे इंटरनेशनल यूथ डे पे भी जो थीम है, जो आगे का बियॉन्ड एसडीजीज के बियॉन्ड क्या, यूथ मस्ट बी ब्लेंड आउटर एक्शन विद इनर क्लैरिटी। इनर क्लैरिटी कहाँ से आएगी? इनर क्लैरिटी सोच के तो नहीं आएगी। तो कुछ तो करना पड़ेगा इनर क्लैरिटी पाने के लिए। वो क्लैरिटी आएगी तभी जब हम एक अच्छे तरीके से ध्यान करना, चाहे किसी भी पद्धति से सीखें। जैसे मैंने सीखा वो चीज़ पाया कि वो पेशेंस मुझे मिला कि मैं 16 महीने 2 साल वेट कर सकूं उस रिस्पॉन्स का, और उस पर मैं कार्य कर सकूं। और ये भी मेरे को पता चला क्लैरिटी के थ्रू कि कौन कौन से टूल्स उसको प्रयोग कर सकते हैं इन बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए जो समाज के लिए हानिकारक। लोकलाइजिंग एसडीजीज ऐसे ही पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं उन सारे 17 के 17 एसडीजीज को, जो चैलेंजेस हैं, कहीं स्ट्रेस के रूप में, कहीं डिनाइल के रूप में, कहीं रट्टा मार टेक्निक जो हमें स्कूल सिखा रहा है, उसको कैसे हम हटा सकते हैं, वो है अपनी कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। कॉन्शियसनेस बढ़ाने का सबसे ईजीएस्ट तरीका है कि आप ध्यान करना सीखें, मेडिटेशन करना सीखें एक प्रॉपर तरीके से। वो नहीं, हम इंडियंस हैं, हम जल्दी ये नहीं मानते हैं कि हमें ध्यान करना नहीं आता है।
क्योंकि बचपन से हमें बताया गया है कि फला भगवान जी के सामने हम बैठेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आँख बंद करेंगे, 5 मिनट हो गया। नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिसेस हैं उसके, अलग-अलग इतनी बतेरो संस्थाएँ हैं, आप उनमें सीख सकते हैं, प्रॉपर तरीका का। मैंने भी सीखा और आज मैं एक हार्टफुलनेस ट्रेनर भी हूँ, मैं ध्यान कराता भी हूँ, ध्यान सिखाता भी हूँ और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको कोई 1 रुपए भी देने की आवश्यकता नहीं है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको मैं रिक्वेस्ट सभी से करना चाहूँगा कि यदि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें या फिर मैं आपको हिरल जी को लिंक भी शेयर कर दूँगा कि आप इस चीज़ से आप नियर बाय प्रिसेप्टर्स से जुड़ सकते हैं, ट्रेनर से जुड़ सकते हैं और इस चीज़ को सीख सकते हैं। किस चीज़ को सीखने की बात कर रहा हूँ मैं एसडीजीज़ को कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ। जो चैलेंजेज़ हैं उससे लड़ने की बात कर रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन है अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना और वो बढ़ाने का तरीका मैंने पाया कि ये इसी तरीके से हम ये चीज़ पा सकते हैं और सबसे बड़ा दिल से धन्यवाद कि हम ये सोचते हैं हमारे जो 2 भाइयों छोटे भाई-बहनों का जो उदाहरण हिरल जी ने सबसे पहले दिया था, वो यही था कि वो अपनी पर्यावरण, अपनी पृथ्वी से प्रेम करते हैं। इट चेंजेस एवरीथिंग। रियल चेंज विल ओनली हैपन व्हेन वी फॉल इन लव विद आवर प्लैनेट। मैं नाडा इंडिया से यही चाहूँगा कि हम एक साथ कार्य कर रहे हैं इस पे, एक साथ लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, इंक्लूज़न कर रहे हैं, अकाउंटेबल बना रहे हैं और मैं इस चीज़ को देख के बहुत खुश है कि सिस्टर हिरल ने जैसे कार्य किया है, जो और भी हमारे छोटे भाई-बहन हैं, उनको ये चीज़ क्लैरिटी दी है कि ये चीज़ को समझ सकें, एक उजाले और एक अंधकार को समझ सकें, उस पे कार्य कर सकें। रियल चीज़ में जो ओनरशिप ऑफ नॉलेज की जो बात की गई है वो हिरल जी के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसमें हमें साफ-साफ दिखता है। मैंने जो अभी पिछले 10 मिनट में जो वक्तव्य दिया है यहाँ पे, उसमें भी मैंने यही पाया है। मैंने पिछले 5 सालों में यही चीज़ पाई है कि वो नॉलेज रखना, उसको समझना, उसको रिफ्लेक्ट करना, उस पे प्रॉपर एक्शन लेना। और यदि हम ये चीज़ कहीं पे भी लैक करते हैं ना, तो हम जब बाहर कोई भी चीज़ खाते हैं जो हमारे लिए डाइजेशन के लिए हानिकारक है या पचती नहीं है, तो वो डायरिया जो होता है हमें, तो वैसे ही ये चीज़ है कि नॉलेज रख लिया, उसको रिफ्लेक्ट भी कर लिया बट एक्शन नहीं लिया। जो हम रील्स पे देखते हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, टाइम टाइम ला रहे हैं, अरे अच्छा ये रील है, ये एआई है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और आने वाले दिनों में मैं उसको यूज़ करूँगा। बट वो दिन नहीं आता। मैंने उसको एक्शन में नहीं लिया, वो चीज़, वो नई स्किल मैंने नहीं सीखी। तो ये कहीं न कहीं चीज़ें ना इफ़ेक्ट करती हैं और वो फिर से वापस कहानी उधर ही, वो स्ट्रेस, वो फिर एक स्पेस में बैठ के मैं सोचता हूँ कि यार मैंने क्या किया आज तो दिन 4 घंटे मोबाइल चला लिया मैंने, कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। फिर रात में और चिंता, रात में तो नींद नहीं आ रही। रात में वो रील क्या है, ये अटेंशन कैसा सीख रही है, ये अटेंशन सीकिंग जो टैक्टिक्स अपनाई जा रही है ये बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ द्वारा। और नाडा इंडिया जो हमें ये चीज़ सिखा रहा है कि ओनरशिप ऑफ नॉलेज, आप मालिक कैसे बने उस नॉलेज के। तो वो नॉलेज के लिए नॉलेज भी रखो, एक्शन भी करो, कल की चिंता मत करो, जो हमारे पूर्वज कह के गए हैं कि चिंता ही चिता का कारण है। आज चिंता करोगे, कल चिता पे लेटोगे, कल किसी ने नहीं देखा। एसडीजीज पे आज हम कार्य नहीं करेंगे, तो आने वाले लोगों को नहीं बताएँगे, तो वो कैसे उस पे कार्य करेंगे? आज नाडा इंडिया हमें बता रहा है, आज हिरल हमें बता रही है, तो हम इस पे कार्य कर पा रहे हैं। एक सही सोच, सही समझ और ईमानदार दृष्टिकोण के साथ ही हम इस पे कार्य कर पा रहे हैं। ये ईमानदार दृष्टिकोण, ये सही सोच और ये सही समझ डेवलप करने का मैं दिल से धन्यवाद नाडा इंडिया को देना चाहूँगा, सुनील सर को देना चाहूँगा, नाडा इंडिया की पूरी टीम को देना चाहूँगा और मैं अपना वक्तव्य यहीं पे समाप्त करता हूँ।